अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनहूस कहीं की मेरे जवान बेटे को खा गई, अब न जाने कितने और लोगों की जाने लेगी। सादिया बेगम ने कमरे में बैठे बैठे ज़ोरदार आवाज़ में इरम को कोसे देने शुरू किए। अम्मा अम्मा, ये इरम तो शुरू से ही बदबख्त है। पैदा होने वाली थी तो बाप मर गया। आप ही की मत मारी गई थी जो आप इसे ब्याह कर उस घर में ले आई। भाई को उसने ऐसा अपने काबू में किया हुआ था कि वो इसकी मोहब्बत में आपसे और हम बहनों से लड़ने के लिए तैयार तक हो जाता था। हम बहनों की सारी बद्दुआएं जो इसको देते थे भाई को लग गईं। वो खुद तो इस दुनिया से चला गया, ये मनहूस रह गई। सादिया बेगम की बेटी फातिमा ने तेज़ आवाज़ में इरम को सुनाने की कोशिश की। इरम सहन में वॉशिंग मशीन लगाए कपड़े धोने में मसरूफ़ थी। वो मुसलसल 1 घंटे से सादिया बेगम और उनकी बेटी की बातें बर्दाश्त कर रही थी। हर रोज़ उसे बददुआएं और कोसने देने सईदा बेगम के मामूलात में शामिल था। जब उनकी बेटियों में से फातिमा और अक्सा आ जाती तो उनके मिलकर वो अपने दिल की भड़ास निकाल लेती। कपड़े धुल चुके थे, वो उन्हें निचोड़ कर रस्सी पर फैलाने लगी। बज़ाहिर वो अपने कान में मगन थी, लेकिन कान अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनने की जुस्तजू में लगे थे। अम्मी, मैं तो आपसे कहती हूँ कि इरम को खाला के घर में चलता करें। अब तो इसकी इद्दत भी गुजर चुकी है। तुम क्या समझ रही हो कि मैं इसे खुशी से रखे हुए हूँ? मैं तो खुद इससे आजिज़ हूँ। सलीमा को कहा था कि इसको ले जाओ तो साफ कहने लगी कि अपनी पोती का कुछ ख्याल करो, तुम्हारे घर पर इसका भी हक है। सादिया बेगम ने पानदान घसीटा और अपने लिए पान बनाने लगी। उनकी आदत थी जब वो टेंशन में होती थी तो कई पान खा जाती थी। अम्मी, मैं तो सलीमा खाला के मुंह पर कह दूंगी कि वो अव्वल नंबर की लालची औरत हैं। जब आपका बेटा ही नहीं रहा तो बहू का क्या हक? आपने इद्दत तक रख लिया, यही बहुत है। उनसे कहें कि वो अपनी लाडली को ले जाएं। बहाना बना दें कि यासिर की शादी होने वाली है, इरम वाला कमरा यासिर की बीवी को दूंगी। आप 1 साल से यासिर के ससुराल वालों को टाल रही हैं कि ऊपर 2 कमरे बनवा लूं तो शादी की तारीख लेने आऊँगी। यासिर बेचारा इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रहा कि वो ऊपर कमरा बनवा सके। कह तो तुम ठीक रही हो। सलीमा को तो खुद चाहिए था कि वो अपनी बेटी को ले जाती। भला घर में जवान देवर के होते हुए कोई अपनी बेवा बेटी को छोड़ता है? अब मैं खुद उसे बोलूँगी कि भाई अपनी बेटी को ले जाओ, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती तो फजूल में बुरी बनूंगी। साइदा बेगम ने पान मुंह में रखते हुए कहा, ये तो हकीकत है कि यहाँ कोई किसी का एहसान नहीं मानता। खालू के बाद आप और अब्बू ने हर मुमकिन तरीके से खाला की मदद की थी, वरना उनके सिलाई की आमदन से उनके बच्चे कभी भी आला तालीम हासिल ना कर पाते। अब्बू ने हमदर्दी में भाई के लिए उससे क्या मांग लिया, उसकी दिली हसरत पूरी हो गई। शादी के बाद देखा था कैसे यह हवाओं में उड़ रही थी। इतने महंगे महंगे बुटीक के सूट उसने खरीदे थे। आपने कहा था कि अभी बरी और जहेज के सूट भरे पड़े हैं और तुम हो के मज़ीद कपड़े ख़रीद रही हो। तो कितनी मासूमियत से बोली थी कि मैं तो साकिब को मना कर रही थी। ये जब भी मार्केट जाते हैं ज़बरदस्ती मुझे सूट दिला देते हैं। फातिमा के लहजे में सफाकी और नफ़रत भरी हुई थी। हाय हाय, इस कमबख्त के पीछे मेरा बच्चा जान से गया और ये ऐसी औरत है कि जिसने मेरे बेटे को औलाद भी तरसा कर दी, वो भी बेटी की शक्ल में। अगर बेटा होता तो मेरा साकिब का नाम लेवा तो होता। सईदा बेगम पछाड़ने में लगी। उफ खुदा, क्या सारी आजमाइशें मेरे लिए ही हैं? साकिब के जाने के बाद मैं तो बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ। मुझसे तो मेरा साहिबान भी छीना जा रहा है। मैं कहाँ अपना ठिकाना तलाश करूं? उदास दिल से इरम ने सोचा। कपड़े धुल चुके थे, उसने टब एक तरफ रखा और किचन में घुसकर बर्तन समेटने लगी। कपड़ों की धुलाई में मसरूफ़ होकर आज उसने किचन की सफाई भी नहीं की थी। सिंक बर्तनों से भरा हुआ था। उसने बर्तन धोने शुरू किए थे कि सईदा बेगम की गरजदार आवाज़ उसके कानों से टकराई। सारा दिन क्या एक ही काम में लगी रहोगी? नींद आई हुई है, कुछ पकाने की फिक्र है? इरम ने बर्तन छोड़े और सईदा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ गई। खाला, क्या पकाना है आप बता दें तो। तुम तो नन्ही बच्ची हो, तुम्हें तो कुछ अकल नहीं है। कितने सालों से इस घर में हो, फिर भी यही पूछती हो कि आज क्या पकाऊं? सईदा बेगम ने तंजिया लहजे में कहते हुए इरम को घूरा। इरम के दिल में आया कि कह दे कि इस घर में आज तक मेरी मर्जी और पसंद का खाना बना है।
रोज़ आप ही तो बताती हैं कि खाना क्या पकाना है। वो अपने लबों पर मोहर लगाए चुप खड़ी थी कि सईदा बेगम ने खामोशी को तोड़ा। ऐसा कर लो कि गोश्त बना लो, दोनों टाइम का खाना हो जाएगा। खाला गोश्त तो नहीं है, परसों जो आखिरी पैकेट फ्रिज में रखा हुआ था मैंने पका लिया था। आप गोश्त ला दें तो मैं सालन बना देती हूँ। जब से इरम इस घर में आई है सारी बरकत उठ गई है। 3 किलो गोश्त ला कर देती हूँ, पता नहीं कैसे महीना पूरा होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। और तो और आटा दाल चावल सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अजीब बेबरकती फैला रखी है। तुम और अक्सा भी तो किचन संभालती रही हो, तब तो राशन ऐसे ख़त्म नहीं होता था। जाओ जाकर दाल चावल बना लो अम्मी। एक तो जब भी आपके घर आऊँ दाल चावल और सब्ज़ी ही खाने को मिलती है। इरम के कमरे से निकलते ही फातिमा बड़बड़ाई। इरम खाना बनाकर फारिग हुई तो ईमान स्कूल से आ गई। बस के छोटे छोटे कामों को निपटाने लगी। फातिमा दोपहर का खाना खाते ही घर रवाना हो गई। इरम ईमान को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। असर की अजान से पहले उसकी आँख खुली तो उसने बिस्तर पर लेटे लेटे फैसला कर लिया कि वो अब मज़ीद खाला पर बोझ नहीं बनेगी। खाला की बातें बेशक कड़वी ही सही, मगर ये हकीकत है जब साकिब ही नहीं रहे तो इस घर पर क्या हक। कल को यासिर की बीवी आएगी तो उससे सबसे पहले मेरे वजूद पर एतराज़ होगा। मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं अम्मी के पास चली जाऊँ और जॉब करके अपना बोझ उठाऊँ। उसने मुतमईन होकर सोचा, ये लो, ये मैं तुम्हारे और ईमान के लिए लाया हूँ। भैया इसमें क्या है? इरम ने शॉपर हाथ में लेते हुए हैरानी से पूछा। मैं आज ऑफिस से मार्केट गया था, मुझे तुम्हारी भाभी के लिए सूट लेना था। सोचा कि तुम्हारे लिए भी ले लूँ। तुम्हारे और ईमान के पास आने जाने के लिए सूटों की कमी जो है। शुक्रिया भैया, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? भाई हूँ, मेरा भी तो तुम पर हक है। तुम मेरे लिए जल्दी से चाय बनाओ, मैं जब तक सुरैया के पास होकर आता हूँ। सुरैया देखो, मैंने तुम्हारे लिए कितना ज़बरदस्त सूट खरीदा है। मुझे नहीं चाहिए ये सूट। उसने गुस्से से शॉपर उठाकर एक तरफ फेंक दिया। क्या हो गया है तुम्हें? सूट तो तुमने देखा नहीं और उठाकर ऐसे फेंक रही हो जैसे तुम्हें पसंद ही ना आया हो। ये सूट भी आप अपनी चहेती बहन को ही दे दें। अच्छा, तुम इस बात पर नाराज़ हो कि मैंने कुछ कपड़े ईमान और इरम के लिए ख़रीदे? इरम जॉब के लिए निकलती है, क्या इम्प्रेशन पड़ेगा? वो किस कदर पुराने कपड़े पहनकर जा रही होती है। हाँ तो क्या हुआ, बेवा औरत है, बेवा औरतें तैयार होती अच्छी लगती हैं क्या? आप अम्मी से कहते इसकी जल्दी से जल्दी शादी करके उसे चलता करें। ईमान की नज़रें हर वक्त मेरे बच्चों की चीज़ों और खिलौनों पर रहती हैं। मेरे बच्चे शेयर करने के आदी नहीं हैं। सुरैया इतनी कठोर मत बनो। इरम दुखी है, प्लीज़ जब तक उसकी शादी कहीं और नहीं हो जाती तुम अपनी ज़बान को काबू में रखो। उसकी मस्कीन सूरत देखकर बजाय तरस आने के मुझे तो उल्टा गुस्सा ही आता है। सुरैया गुस्से से चिल्लाई। इरम चाय लेकर कमरे में आ रही थी कि भाभी की गुफ्तगू सुनकर वो वापस लौट गई। उस किस्म की गुफ्तगू सुनने की तो वो अब आदी हो गई थी। ज़ख्मी दिल से वह अपने मुकद्दर पर आंसू बहाने लगी। इमरान अहमद ने कार लॉक करते हुए एक नज़र सामने बने हुए बंगले पर डाली। डोरबेल बजाती हुई इरम अब उसे पहले की तरह लगी नफीस और पाकीज़ा। लगता है कि मोहतरमा किसी स्कूल में पढ़ाने लगी हैं। उसने इरम के हाथ में मौजूद कॉपियों को देखकर अंदाज़ा लगाया। इतने में गेट खुला तो वह तेज़ी से अंदर की तरफ चली गई। इमरान अहमद ने चाबी निकाली और लॉक खोलने लगा। अस्सलामुअलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज तुम दोपहर में कैसे आ गए? मेहरुन्निसा की नज़र जूं ही उस पर पड़ी, बेख्तियार उन्होंने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। आज कुछ ख़ास काम नहीं था, सो मैंने सोचा क्यों ना घर चला जाऊँ। आराम से एसी में बाहर से आए हो, गर्मी लग रही होगी। अपने मुल्क की गर्मी का एक अलग ही मज़ा है। बाहर रहकर तो हम धूप को ब्लड प्रेशर बेहतर हवा सुबह तो खासा बढ़ा तरस जाते हैं। आपका हवा था? हाँ अब कंट्रोल में है, तभी तो चल फिर रही हूँ। बस खुदा से यही दुआ है कि वो चलते फिरते ही बुला ले। अम्मी अब की दफ़ा मैं कनाडा जाऊँगा तो आप भी मेरे साथ चलिएगा। आपका वहाँ पर दिल क्यों नहीं लगता? मेरा दिल ज़रूर लगेगा अगर तुम दूसरी शादी कर लो, वो भी किसी पाकिस्तानी लड़के से। यहाँ असगर का घर है, मगर मैं सिर्फ कभी कभार उसके पास मिलने के लिए जाती हूँ। तुम्हारी भाभी को मैं बर्दाश्त नहीं हूँ। अज़फ़र महीने में एक दफ़ा मिलने के लिए आता है और ख़र्चा देकर यह समझता है कि उसने तमाम हक़ूक़ पूरे कर दिए। अब तो मुझे तन्हा रहने की आदत हो गई है। वैसे सलीमा बहन मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेहरुन्निसा ने मुतमईन लहजे में कहा। अम्मी मुझे इरम अभी नज़र आई थी, शायद किसी स्कूल में पढ़ाने लगी है। हाँ बेटा, इरम तो 2
महीने से इधर ही है, बेचारी के शौहर का इंतकाल हो गया है। मैंने तुम्हें बताया तो था तुम्हारी लाडो बेगम के मिजाज कैसे हैं। राहम वीकेंड पर ही तो तुमसे मिलता होगा मेरा पोता, मैं तो उसकी सूरत देखने को तरस गई हूँ। मेहरुन्निसा ने आ भरी। सुजैन तो मुझसे अलहदा होकर बहुत खुश है। मैं उसकी आज़ादी की राह में हायल जो था। हिम से मुलाकात होती रहती है, मगर मैं उसे पाकिस्तान लाना चाहता था ताकि आप उससे मिल लें, मगर सुजैन ने इजाज़त ही ना दी। सुजैन जैसी आज़ाद ख़याल मगरबी लड़की तुम्हारी पाबंदियाँ कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। अफसोस तो इस बात का है कि तुम दोनों की अलहदगी से नुकसान तुम्हारे बेटे को हुआ है। अम्मी आपकी बात ठीक है, मगर उसे कौन सी मेरी या अरहम की परवाह थी, वरना अपने बच्चे की खातिर मुझसे कंप्रोमाइज़ करती। वो कौन सा सुलह चाहती थी। इमरान के लहजे में अफसुर्दगी भर आई। अरे बेटा, तुमसे बातें करने में मुझे होश ही ना रहा। खाने का वक्त हो रहा है। मैं आज तुम्हारी पसंदीदा फ्राई भिंडी बनाई है, साथ में शामी कबाब। अच्छा फिर तो आप फ़ौरन खाना ले आए। खाने से फारिग होकर मेहरुन्निसा चाय बना कर ले आई। इमरान, अब की दफ़ा तुम इधर आए हो तो शादी करके जाना। मैंने कई लड़कियों को नज़र में रखा हुआ है। आखिर कब तक तुम इस तरह से रहोगे। मैंने लड़कियों की तस्वीरें मंगा कर रखी हुई, तुम देख लेना। तस्वीर में अगर तुम्हें कोई पसंद आ गई तो हम घर चल कर देख लेंगे। कि अम्मी, अभी तो मुझे यहाँ पर आए हुए 3 रोज़ ही हुए हैं, आराम से चल कर देखेंगे ना। देखो इमरान, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम लड़की फ़ाइनल करो ताकि तुम्हारा निकाह किया जाए। आखिर कनाडा जाकर तुम्हें पेपर्स भी तो तैयार करवाने होंगे। मेहरुन्निसा उसे हर तरह से कायल करने की कोशिश कर रही थी। जैसे आपकी मर्ज़ी। उसने चाय का कप मेज़ पर रखा और सोफ़े की पुश से टेक लगा ली। तुम आराम करो, मैं नमाज़ पढ़ कर आती हूँ। मेहरुन्निसा नमाज़ पढ़ने चली गई। इमरान अहमद मुँह मूंदे हुए इरम की तसव्वुर में गुम था। आज उसे एक अरसे के बाद देखकर उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो उसको बचपन से ही इरम में कशिश महसूस होती थी। वो जब इरम और उसके भाइयों के साथ खेला करता था, गुजरते वक्त के साथ उसे ये सोबरसी लड़की बहुत अच्छी लगने लगी थी। फ़र्क सिर्फ ये था कि पहले वो बाहर खेला करती थी, अब जब वो उसके भाइयों से मिलने जाता तो वो सिर्फ ज़रूरी गुफ्तगू ही करती। इमरान उस वक्त स्टूडेंट था। उसकी एजुकेशन मुकम्मल होने में 1 साल बाकी था। उसने सोच लिया था कि जो ही एजुकेशन मुकम्मल करके उसे जॉब मिलेगी, वो अम्मी को इरम के घर रिश्ते के लिए भेजेगा, मगर उसकी नौबत ही ना आई। इरम के रिश्ते की बात साकिब से तय हुई। उसे अपनी मोहब्बत के खो जाने का बहुत अफसोस हुआ।